इंटरव्यू को लेकर मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2 बार मैं इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ सेबी में, और नाबार्ड का उससे पिछले साल भी मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरे 50 मार्क्स आए थे नाबार्ड में। मैंने बहुत सारे एग्जाम के फेल होने के बाद ही मेरा निकला है नाबार्ड। पहले मैंने 2 बार मीन्स दिया यूपीएससी का, तो मेरा वो नहीं, वहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने नाबार्ड का भी एक बार इंटरव्यू दिया था, सेबी का भी इंटरव्यू दिया, आरबीआई के मेंस दिए, मतलब बहुत सारे एग्जाम दिए। हाय एवरीवन, सो दिस इज विजय मिश्रा और ये हमारे इंटरव्यू सीरीज का एक नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। एक्चुअली ये मेरा फ्रेंड भी है, अनमोल त्यागी। हम लोग कॉलेज के ही फ्रेंड हैं और ये अभी नाबार्ड में वर्क कर रहा है एंड ही वॉज अमंग द टॉपर्स ऑफ नाबार्ड ग्रेड 8 2019 और इसकी ज्वाइनिंग भी आई थिंक 2019 में ही हो गई थी, नवंबर में ही। 2 साल से सर्व कर रहा है और तो इसकी जर्नी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। नाबार्ड में क्या कल्चर है, पब्लिक डीलिंग है कि नहीं है, और वहाँ पे काम किस तरह का होता है, और साथ में आप नाबार्ड की अगर तैयारी कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में मान लो आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो या फिर IPS PO की भी कर रहे हो, तो साथ में आप नाबार्ड की तैयारी या फिर RBI वगैरह की तैयारी भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी बातें यहाँ पे जानेंगे विद सैलरी ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये नाबार्ड ग्रेड का इंटरव्यू। सो अनमोल, वेलकम टू द कॉन्स्टेंट गाइड। और ये तुझे पता है हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिसपे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साथ में बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, SBI PO IPS PO वगैरह, और उनको साथ में नाबार्ड ए या फिर लाइक RBI ग्रेड B और सेबी वगैरह के एग्जाम्स भी देने होते हैं, तो क्या उसकी तैयारी वो कैसे साथ में कर सकते हैं, इन सारी बातों पे हम बेसिकली बात करेंगे। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं इसी में कि जैसे अनमोल ने नाबार्ड तो निकाला ही है, साथ में सेबी और RBI के इंटरव्यू और मीन्स वगैरह भी दिए हैं। सो आपको बेटर इंसाइट मिल जाएगा कि जो रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अनमोल। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है कि अपने बारे में थोड़ा सा आप व्यूअर को बताइए अबाउट योरसेल्फ। सो गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट गाइड। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं बीटेक किया, जैसे विजय ने बताया कि हमने साथ में बीटेक किया, हम एक ही ब्रांच में भी थे। हमने HBTI से बीटेक किया है। उसके बाद मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा था और अलग एग्ज़ाम्स भी दे रहा था रेगुलेटरी बॉडी के। तो मेरा 2-3 इंटरव्यू के फेलियर के बाद 19 में मेरा नाबार्ड में सिलेक्शन हुआ और तब से मैं आई वाज वर्किंग इन नाबार्ड। अनमोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जैसे नाबार्ड, क्योंकि लोगों को ये लगता है जैसे एक तो हो गया बैंकिंग एग्जाम, एक होता है रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम। तो आप जैसे वहाँ पे नाबार्ड में काम कर रहे हो, तो नाबार्ड में मतलब लाइफ क्या है कि लाइफ अभी जैसे आप उसके पहले कहीं भी काम नहीं कर रहे थे, आप वर्किंग नहीं थे, उसके बाद आप नाबार्ड में गए, तो वहाँ पे लाइफ चेंज कैसे हुई, और उसके बाद जब जॉब लगी तो लाइक सैलरी वैलरी आई, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था बेसिकली? सबसे पहले तो ये होता है कि सैलरी आ जाती है तो थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाती है। हाँ। तो मतलब अच्छा लगता है, मतलब फील गुड वाला फैक्टर है। और हाँ, सैलरी आ रही है मतलब। हाँ। उसके बाद थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म आता है। पहले हम इमेच्योर होते हैं थोड़े, फिर थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है मतलब हमारे अंदर, और थोड़ा डायनेमिज्म भी आता है कि भाई अलग अलग टाइप के लोगों से बात करने को मिल रही है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन नाबार्ड फार्मर से जनरली डील करता है और रूरल पॉपुलेशन से, तो हमको अलग अलग टाइप के लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो थोड़ा हमारी पर्सनैलिटी में डायनेमिज्म आता है। तो हाँ, ये चेंज आता है। ये बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई। फिर एक बात इसमें हम और पूछेंगे अनमोल आपसे कि जैसे जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो एक तो मैंने बताया कि बहुत से लोग रहते हैं जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं और साथ में फिर ये तैयारी करते हैं नाबार्ड या फिर RBI वगैरह की। बहुत से लोग जो हम देखते हैं कि हर साल क्या होता है कि वो UPSC या फिर किसी स्टेट PCS या फिर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन से करके आते हैं और फिर इसको निकालते हैं। तो उन लोग के लिए कितना इजी होता है, या फिर आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा अगर था तो आप उसको बताएंगे? नहीं, थोड़ा तो फायदा होगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ही एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि सिलेबस दोनों एग्जाम्स के अलग अलग हैं। यूपीएससी में बहुत वास्ट सिलेबस है, नाबार्ड का थोड़ा सा लिमिटेड सिलेबस है। अच्छा। तो और स्पेसिफिक है, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूपीएससी वाले बंदे के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, थोड़ा उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और बैंक वाले के लिए भी ईजी है, क्योंकि प्री ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी पार्ट सेम ही है दोनों में, तो दोनों के लिए फ़ायदा है, दोनों के लिए एडवांटेजेस भी है, थोड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो ये वाला पार्ट है। अच्छा, सो अनमोल, एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछेंगे इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे बहुत से लोग इसमें वो भी होते हैं जैसे जो UPSC के बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक जैसे मुझे पता है कि आपने UPSC की तैयारी भी की है, तो UPSC की जब आपने तैयारी की तो ऑब्वियसली डिटेल आपने पढ़ाई की होगी, तो उससे कुछ फ़ायदा मिलता है? लाइक आपने RBI का मीन्स दिया, नाबार्ड का भी दिया है, सेबी वगैरह का भी दिया है, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ उससे? हाँ, फ़ायदा डेफिनेटली हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि सिलेबस नाबार्ड या RBI का या सेबी का, तो उसमें ESI एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ। उसके बिना ये रेगुलेटरी एग्जाम निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो वो वाला पार्ट आपका बहुत सारा मैच है आपके UPSC में भी।
तो वो वाले में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और आपको आंसर राइटिंग, जैसे इसमें भी एक पार्ट 100 मार्क्स का नाबार्ड में डिस्क्रिप्टिव आता है, तो उसमें आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि यूपीएससी में हमको एक्सटेंसिव लिखना पड़ता है। तो इंग्लिश में आप बोल रहे हो और आपका ESI में और हाँ, और थोड़ा FM में भी फायदा मिलता है क्योंकि बेसिक चीज़ें पता हैं, पहले से कुछ चीज़ें पता होती हैं जो कि बाकी लोगों को नहीं पता। समझ गया। जैसे फाइनेंस की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, क्रेडिट, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं। हाँ, समझ गया। तो इसका फ़ायदा मिलता है। अच्छा, इसी में छोटा सा और चीज़ ऐड करूँगा कि अगर मान लो कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी से कर रहा है तो उसको किस पोर्शन पे फ़ायदा मिलेगा? प्री वाले पे सिर्फ मिलेगा कि मेंस वाले में कुछ, मतलब प्री वाले में भी मिलेगा और थोड़ा मेंस में भी मिलेगा, क्योंकि अभी सारे बैंक्स में जीके आता है तो आपको एक्सटेंसिव पढ़ना ही है उसके लिए भी, तो फायदा तो मिलता है। ESI में बहुत सारा पार्ट जीके ऐसे हम बाइफरकेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, दोनों एक इंटरमिक्स है। तो हाँ, चलिए वो तो हम जब ESI की स्ट्रेटजी देखें तो उसमें देख लेंगे। चलिए बढ़िया। आगे मैं आपके जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक चीज़ बता दूं, जैसे नाबार्ड का आपको बेसिकली पैटर्न तो पता ही होगा, तो मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू की डिटेल स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाबार्ड का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में होता है। प्री होता है, एक मेंस होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है ना। प्री में क्या होता है कि आपके टोटल 8 पार्ट्स आते हैं और मेंस में जो है 2 पेपर होते हैं। तो मेंस में क्या होता है, एक तो आपका ESI ARD का होता है 100 मार्क्स का और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है 100 मार्क्स का। फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है और फिर मेरिट जो बनती है वो मेंस और आपका इंटरव्यू दोनों स्कोर कंबाइन करके मेरिट आपकी फाइनल बनती है। ठीक है, तो अनमोल आपसे हम ये पूछेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो प्री है, प्री में क्या, जैसे प्री में तो एक तो आपको पता है कि आपका QRE आता है, लाइक क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आता है, बाकी आपका ASI ARD और ये सब आपका कंप्यूटर जीके वगैरह आता है। ठीक है, तो कितना एफर्ट किसमें कैसे लगा सकते हैं आप? प्री का थोड़ा डिटेल और मतलब शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, हम एग्जाम जो सिलेबस है उसको दो या 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर लेते हैं। ESI एंड ARD को हम डाल लेते हैं एक उसमें, क्योंकि वो मेंस में भी काम आएगा। तो उसकी प्लानिंग हम एक तरीके से कर सकते हैं। और बाकी जो इंग्लिश हो गया आपका, क्वांट रीजनिंग, ये सारे बैंकिंग वाले पार्ट्स हैं, तो इसको एक साथ हम, इसका जनरली मॉक्स ही देने हैं आपको। अच्छा, हाँ, मॉक्स देने हैं और थोड़ा प्रैक्टिस ही करनी है, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप। बाकी इसका वेटेज कितना होता है? मान लो कि प्री में ज़्यादा वेटेज होता है थोड़ा, आई थिंक प्री में 20 मार्क्स का क्वांट आता है, 20 का रीजनिंग और 40 मार्क्स का इंग्लिश आउट ऑफ 200। और 40 ESI एंड 40 ARD और बाकी 20 कंप्यूटर एंड जीके। तो जैसे आप बता रहे थे कि जैसे एक तो ESI और ARD को हमने अलग अलग कर दिया और फिर आपने QRE का बता दिया उसका अलग से। कंप्यूटर के लिए आई थिंक वो PDF से PDFs हैं, बहुत सारी फ्री PDFs है, टेलीग्राम ग्रुप्स पे है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं है। अब आप ESI और ARD का डिटेल में बताइए जिससे मेंस भी साथ में कवर हो जाए, क्योंकि मैं ये मान चलता हूँ कि अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो प्री मेंस भी साथ ही में करेगा। क्योंकि प्री और मेंस में गैप बहुत कम होता है, शायद बहुत ही कम होता है, 20-30 डेज का, 20 दिन का गैप होता है। तो ESI और ARD के लिए आप बताओ। तो ESI का मैं पहले बता देता हूँ आपको, जो मैंने किया था। तो ESI का मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उसके बाद स्कीम्स आपको एक्सटेंसिवली कवर करनी है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में बहुत पुरानी स्कीम्स ही पूछ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल लेटेस्ट वाली, हम जनरली क्या करते हैं लेटेस्ट वाली स्कीम्स पढ़ते हैं, पर हमको पुरानी वाली भी पढ़नी है। और इंडेक्सेस, जो रिपोर्ट्स इंडेक्सेस हैं वो हमको एक तो पढ़नी है, जैसे आपकी कोई बुकलेट आ गई उसमें तो पढ़ना ही है, उसके थोड़ा एक्सटेंसिव स्टडी करनी है क्योंकि वो बहुत डेप्थ में पूछता है, क्योंकि पेपर IBPS बना रहा है। तो जैसे ESI का सिलेबस आप देखेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो स्टैटिक आएगा कुछ या फिर डायनेमिक आएगा। तो स्टैटिक पार्ट के लिए कुछ बुक्स हैं और कुछ फ्री PDFs भी हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे और फ्री वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से आप ले लीजिए और पढ़ लीजिए वो वाली चीज़ें, क्योंकि उसमें पार्ट वैसे वो कम ही आता है। और जो डायनेमिक वाला पार्ट है, जो करंट अफेयर्स है, जनरली हम जिसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, वो वाला पार्ट आप मंथली PDFs आती हैं जैसे क्लाउड अफेयर्स और बाकी बहुत सारी PDFs आती हैं, उसमें से आपको एक्सटेंसिवली कवर हो जाएगा वो वाला पार्ट। और अनमोल फिर ARD का अगर हम बात करें तो ARD का तो ज़्यादातर पार्ट स्टैटिक ही है, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है और थोड़ा रूरल डेवलपमेंट की पुरानी स्कीम्स हैं वो पढ़नी है। तो एग्रीकल्चर के लिए आपको एक सोर्स है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो वेबसाइट बहुत एक्सटेंसिवली कवर करती है एग्रीकल्चर को, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और कुछ फ्री PDFs भी है। नहीं, अनमोल ने ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट बताई है। उस दिन मैं SBI का मॉक इंटरव्यू लिया था तो उसमें एक बच्ची आई थी तमिलनाडु से, तो उसने बताया था TNEU जो आपकी वेबसाइट है, आप उस पर जाके जरूर, जो उसके वहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। आप डालिए तमिलनाडु TNEU करके, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उसका नाम डालिए गूगल में और वो आ जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है TNEU उसके लिए, एग्री के लिए, ARD के लिए। एग्री में डायनेमिक भी सिलेबस है, तो वो जैसी स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम्स आई या कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नया लॉन्च किया, वो वाला पार्ट भी हमको पढ़ना है। और ये हमको 2-3 सोर्सेज और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। पहला एक है बजट, आपको बजट एक्सटेंसिवली कवर करना है, वो प्री में भी काम आएगा, आपको मेंस में भी काम आएगा। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, वो आप 2 साल के लिए 2 साल के पढ़ लीजिए मैं बोलूँगा, क्योंकि कई बार होता है नाबार्ड पिछले साल का पूछ लेता है,
तो हाँ पिछले साल के मतलब जनरली लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, बस लेटेस्ट वाला पढ़ के जाते हैं, पर नाबार्ड पिछले साल का भी पूछ लेता है, तो वो भी एक बार आप पढ़ सकते हैं, गो थ्रू 2 साल का बजट और ये इकोनॉमिक सर्वे हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे जैसे इसमें भी कुछ वॉल्यूम्स आते हैं तो कुछ डिटेल में करना है कि ये भी बहुत सारी समराइज कर चुकी है कोचिंग्स, तो 2-3 कोचिंग का आप हाँ समरी शीट से हो जाएगा। हाँ क्योंकि डेटा ही जनरली पूछेगी नाबार्ड, जो भी एग्जाम्स में डेटा ही आता है, या फिर कुछ पॉइंट्स आएंगे कि ये स्कीम किसने बनाई, या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके अच्छा अनमोल, एक चीज़ में मुझे पूछनी अभी याद आ गई मुझे, जब मेंस का जब पेपर आता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ तो 1 मार्कर आते हैं और कुछ 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, तो जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं कई बार वो पैराग्राफ बेस्ड या फिर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, तो उसको बच्चे कहाँ से सोचेंगे और कैसे कर पाएंगे? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 2 अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर, जैसे आपको कोई इंडेक्स मिला कि ये एक नई रिपोर्ट आई है, तो उसको आप गूगल में जाइए और अच्छे से 3-4 आर्टिकल पढ़ लीजिए उसके, तो उससे आपको एक्सटेंसिवली करोगे, क्योंकि पता चल जाता है कि ये सही से रिलेटेड स्कीम है ये, या ये सही से रिलेटेड रिपोर्ट है, तो आप उसको एक्सटेंसिवली कर लीजिए। ऐसे ही स्कीम्स के लिए जो नई स्कीम्स हैं या फिर बहुत लग रहा है कि ये सही से रिलेटेड है, तो उसको आप कवर कर लीजिए, मतलब एक्सटेंसिवली जो भी न्यूज़ में आई हो उस वर्ड को डाल के आप गूगल करके। तो नोट्स बनाना यहाँ पे प्रेफर नोट्स बनाना, क्योंकि लास्ट टाइम में क्योंकि प्रेशर रहता है, 2 एग्जाम साथ में हो रहे हैं, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी उससे। नोट्स बनाना मुझे जनरली मैं प्रेफर करता हूँ। अच्छा बढ़िया। और अनमोल तो जैसे ठीक है, अभी थोड़ा सा हम जैसे बाइफरकेशन करें तो आपने ESI का बता दिया, एग्री का बता दिया और ARD का बता दिया मतलब, और जैसे एक तो और प्री में और ये होते हैं आपके QRE वाले, इनके लिए तो आप क्या बोलोगे शॉर्ट्स में कुछ? इनके लिए तो मॉक्सी हैं, क्योंकि हाँ मॉक्सी देने हैं आपको, और कुछ यूट्यूब में चैनल से इतना फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, विजय भाई आप भी डालते हो इतना फ्री कंटेंट, तो वो आप रेफर कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली, मतलब चूंकि उसका वेटेज कम है तो आप अपने मॉक्स और थोड़ा सा प्रैक्टिस से कर सकते हो ना। और लास्ट में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन वो इंग्लिश का है, डिस्क्रिप्टिव वाला, तो उसके लिए क्या बता सकते हो? डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पहले तो कम वर्ड्स का आता था 200 300, अभी 600 400 वर्ड्स का आ रहा है, तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका एग्जाम मतलब छूटेगा नहीं, पर आप उतना कवर नहीं कर पाओगे, 600 या 400 का नहीं लिख पाओगे, वो भी एक बड़ा फैक्टर है एग्जाम, मतलब मार्क्स में उसका भी वेटेज होता है, अगर हम पूरा लिखें उसको। ठीक है, तो आप एक तो ये कर लीजिए कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैं जनरली क्या करता था, जैसे क्योंकि मेरा UPSC का बैकग्राउंड है, तो मेरे को कंटेंट था, मतलब मैं लिख लूँगा, मुझे लगता था कि लिख लूँगा, तो ठीक है, मेरे को बस प्री स्टडी वो सिस्टमेटिक कैसे लिखना है वो बस मेरे को बनाना था। अच्छा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक योजना, एक मैगजीन है, उसका 2-3 साल का उठा लीजिए और उसका प्रीफेस बस लिख लीजिए, मतलब उसमें आपको इंट्रो और कंक्लूजन लिखने के लिए मिल जाएगा उससे। अच्छा, और हाँ योजना में, और आप एक काम कर सकते हैं, अगर थोड़ा और अच्छा आंसर लिखना है तो मेंस 365 या फिर विजन IAS की कुछ वो है, वो आप पढ़ लीजिए, उससे आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। एक सोशल इशूज़ की बुकलेट आती है और एक इकोनॉमिक्स की बुकलेट आती है, वो दोनों आप कवर कर लीजिए, आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा तो अनमोल, इसी इंग्लिश में एक छोटी सी चीज़ और पूछूंगा मैं कि जैसे आपने बताया कि वो तो सोर्सेस हो गए, लेकिन इसमें प्रैक्टिस कितनी चाहिए? मतलब डेली अगर कोई एक आर्टिकल लिखे या फिर अगर उसमें पहले बात तो कॉम्प्रहेंशन आता है, ऐसे भी आता है, तो अगर डेली कोई बंदा ऐसे लिखे तो उससे उसकी प्रैक्टिस एनफ हो जाएगी? मैं हाँ, एक ऐसे इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ ऐसे, लेकिन डेली आप एक ऐसे लिखो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है ना। करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अनमोल अब इसके एग्जाम के थर्ड पोर्शन पे आते हैं। तो अनमोल अभी जैसे यहाँ पे हमने प्री की बात कर ली, मेंस की बात कर ली, अभी इंटरव्यू की बात करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ा होता है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले 25 मार्क्स का होता है, ठीक है? आपके कितने मार्क्स आए थे? 19 आए थे मेरे। आपके 19 मार्क्स आए थे, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। तो अनमोल, अगर आप ये बताओ कि 2-3 पॉइंट्स बताओ कि इंटरव्यू जब बंदा देने जा रहा है, जैसे मान लो कोई मेंस में सिलेक्ट हो गया, तो इंटरव्यू के लिए उसको 2-3 पॉइंट्स बताओगे, आपके दिमाग में उसको क्या रखना चाहिए? क्योंकि इंटरव्यू को लेकर मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2 बार मैं इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ, सेबी में और नाबार्ड का, उससे पिछले साल भी मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरे 50 मार्क्स आए थे नाबार्ड में। अच्छा। हाँ, मेंस में अच्छे थे, पर इंटरव्यू में इंटरव्यू 2 बार दे चुके हैं। हाँ, तो इसकी वजह से मेरा रह गया था। तो पिछली बार मैंने क्या किया, बहुत मतलब उसको लाइटली ले लिया कि भाई मेंस तो पढ़ाई है तो इंटरव्यू भी कर ही लेंगे। हाँ, इस बार क्या हुआ, फिर मैंने नहीं भाई इस बार ढंग से तैयारी करनी है, तो मैंने इस बार सही से तैयारी की। एक मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मेरा एक फ्रेंड था, वो भी, उसका भी नाबार्ड का इंटरव्यू था, तो हम दोनों साथ में हम ऐसे डिस्कस करते थे डेली 1 घंटा,
हाँ, जैसे ही मेंस का रिजल्ट आ गया उसके जितना टाइम था इंटरव्यू के बीच में हम डिस्कस करते थे, उससे हमारी फ्लुएंसी भी बढ़िया हो गई थी और मतलब कंटेंट भी अच्छा मिल गया था, क्रॉस लर्निंग हो गई थी। तो अच्छा। हाँ। और इसमें जब आपका इंटरव्यू हुआ तो जो क्वेश्चंस थे वो कैसे, मतलब मोर ऑफ अ पर्सनल थे या फिर एचआर को टाइप के क्वेश्चन या फिर नॉलेज का ज़्यादा क्वेश्चन, एआरडी एग्रीकल्चर वगैरह? बैलेंस था, थोड़ा सा पर्सनल भी था कि आप कहाँ से पास आउट हैं, क्या किया है इतने दिन से, और मतलब टेक्निकल भी थे कि नाबार्ड के बारे में आप आए हैं तो पढ़ के आई होंगे कि नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड की बैलेंस शीट, जैसे मेरे से जनरली बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे थे कि नाबार्ड की बैलेंस शीट आप पढ़ के आए हो कि कैसे बताओगे नाबार्ड की बैलेंस शीट कैसे परफॉर्म कर रही है। ओके, इससे रिलेटेड थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, जैसे हाँ इंपॉर्टेंट बात है बोलिए कि एक तो चलो आप जो तैयारी कर रहे हो वो वाला पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूशन का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए ना, उसका काम क्या करती है। और इसी में हाँ अनमोल एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछेंगे, बेसिकली जैसे इंटरव्यू वाला पोर्शन तो अभी हो गया हमारा कि नाबार्ड बेसिकली काम क्या करती है नाबार्ड? अगर मैं ऐसे बताऊं तो नाबार्ड एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर हम उसके वैसे बहुत सारे वास्ट रोल्स है, पर अगर हम मेजर रोल्स की बात करें तो मेजर रोल है सुपरवाइजरी रोल, जो डीसीसीबीज और आरआरबी को सुपरविजन है, और सेकंड रोल है फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स कि जो इंफ्रा में गैप है, जो रूरल इंफ्रा में गैप है उसको फिल करने के लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, लोन्स या सब्सिडीज या हाँ देते हैं। अच्छा अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्रेडिट प्लानिंग हुआ, जो आपका ये एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लानिंग होती है कि कितना लोन बटेगा इस साल। अच्छा, पूरे इकोनॉमी में वो नाबार्ड प्लानिंग करता है, क्रेडिट प्लानिंग। अच्छा, तो ये 3 काम नाबार्ड काम बहुत सारे हैं, पर जनरल में अगर मेजर बताऊं तो ये 3 काम। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्लियर आइडिया मिलेगा कि नाबार्ड बेसिकली काम क्या करता है। ओके अनमोल, सो अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये रहता है जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे जो ऑलवेज हमेशा हाई एम करते रहते हैं, तो उनको वर्क प्रोफाइल या फिर किस तरह का काम में हेक्टिक है कुछ ऐसा, या फिर हेक्टिक नहीं है, या फिर जिस तरह का आप काम करते हो वो हम जानना चाहेंगे। बेसिकली किस तरह का आपका काम है, काइंड ऑफ वर्क यू डू एट लाइक नाबार्ड, और दूसरा उसमें मतलब कि काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। जैसे हमारा क्या है कि हम लोग जैसे एसबीआई भी हम काम करते हैं, तो हमारा काम भी जैसे आपको पता है बैंकिंग में है कि क्या होता है, हम लोग लोन्स देते हैं, डायरेक्टली डीलिंग करते हैं कस्टमर्स वगैरह से, तो कभी कभी क्या होता है कि हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। और जैसे लेकिन हम जानना चाहते हैं कि नाबार्ड में क्या चीज़ होती है, बेसिकली नाबार्ड के अंदर की पिक्चर क्या होती है, क्या होता क्या है वहाँ पे? सो नाबार्ड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया 3-4 मेजर काम से, तो उसी के हिसाब से डिपार्टमेंट्स भी डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा। कुछ बिजनेस डिपार्टमेंट्स हैं जो लोन देते हैं, कुछ ग्रांट्स डिपार्टमेंट है और सुपरविजन के डिपार्टमेंट है। okay. तो सब में अलग अलग, अब हम एक उसमें नहीं बोल सकते कि सब में एक जैसा काम है, सब में अलग अलग काम है। जैसे एचओ में किसी डिपार्टमेंट में बहुत प्रेशर होता है, तो 8-9 बजे तक, हाँ हेड ऑफिस में बहुत प्रेशर होता है। आरओ में कहीं किसी डिपार्टमेंट में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, तो ये हम नहीं बोल सकते कि सारे पर पब्लिक डीलिंग नहीं है जैसा, तो वो वाला एंगल आप बोल सकते हो कि वहाँ पे लीनियंसी है थोड़ा। हाँ ठीक है, सही बात है। पब्लिक डीलिंग नहीं है, पर थोड़ा सा यहाँ हाँ, पर वो डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में अलग अलग आप सर्व कर रहे हो, वो हाँ वो चेंज होते रहते हैं। आप लोग का अगर मैं टाइमिंग पूछूं, कुछ फिक्स मतलब कुछ टाइमिंग फ्रेम है कि 9 बजे आना 10 बजे आना, क्या टाइमिंग क्या है? हाँ, अभी जैसे वो आरओज टू आरओज वेरी करेगा, या फिर एचओ, हाँ, पर 8 आवर्स का जनरली होता है। 8 आवर्स का, हाँ। तो जैसे हमारे ऑफिस में छत्तीसगढ़ में 10 to 6 होता है। अच्छा, 10 to 6 जनरली। जैसे हमारा क्या होता है एसबीआई में 10 तो आने का होता है, लेकिन जाने का टाइम फिक्स नहीं होता है जनरली। नहीं, हम भी कभी कभी लेट हो जाते हैं, पर मतलब प्रेशर जैसे मार्च का टाइम है अभी, तो लेट हो जाता है जनरली, 8-9 बज जाते हैं। हाँ, ये तो चलो है, ये तो सही बात है। तो ये है। सो अनमोल, इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे बेसिकली जो नाबार्ड की आपकी जॉब है, जैसे आप वहाँ लगभग 2 साल से आप काम कर रहे हो, तो बेसिकली आपको अच्छा क्या लगा? मतलब ऐसी मैं अगर 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँ कि क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, या फिर क्या अच्छा चीज़ है नाबार्ड के बारे में, तो आपको अगर बताना चाहो 2-3 पॉइंट में। जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो लगती है ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स बहुत एक्सटेंसिव है, आपको हाँ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट में। जैसे हमारा एक एनबीएससी है लखनऊ में, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमको एनआईबीएम जो पुणे है आरबीआई का इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा। अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग कराते हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा। तो इससे काफ़ी लर्निंग होती है, एक्सपोजर मिलता है। हाँ, एक्सपोजर काफ़ी मिल जाता है। और एक जैसे कि हमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि एक मैं बोलूँ आपको कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था अपने, तो मेरे को एक इंस्पेक्शन करने भेजा गया, एक बैंक का इंस्पेक्शन करने आप गए थे? मतलब साथ में गया था। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, मतलब पर उसमें मुझे लगा बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई कि बैंक कैसे काम करता है, कैसे पूरा सिस्टम कैसे है, बैंकिंग सिस्टम, उसके बारे में काफ़ी पता चला। वहाँ जब गए बैंक में गए होगे तो आपको ये क्योंकि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को, जैसे हम लोग बैंक में हैं, इट्स ऑनेस्ट फैक्ट है कि जब हम लोग जब भी इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं तो उनको हम बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ऐसा बढ़िया से चल रहा है, सब कुछ देखना होता है। ठीक है, तीसरा कोई पॉइंट आप अगर ऐड करना चाहेंगे तो?
इन्वायरमेंट काफ़ी कंड्यूसिव है हमारे ऑफिस में, मतलब जैसे रीजनल ऑफिस में ही होता है तो काफ़ी लोग होते हैं, तो अच्छा मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे ऑफिस के बाद हम थोड़ा खेल लेते हैं कभी कभी, जैसे ऑफिस के बाद, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। हाँ, और वर्क लाइफ बैलेंस क्या? बैलेंस भी ठीक है, मतलब हम एक ऑन एन एवरेज माने तो ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अच्छा, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है, ठीक है, अच्छा है। तो अनमोल, अभी आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जो कि सैलरी और पर्क्स वाला पोर्शन होता है, क्योंकि हम जब भी तैयारी कर रहे होते हैं दिमाग में एक चीज़ रहती है ना कि यार सैलरी कितनी मिलेगी बेसिकली जब हम जाएंगे वहाँ पे। तो अनमोल, अगर मैं आपसे मोटा मोटा थोड़ा ये पूछना चाहूँ कि जैसे आप नाबार्ड में हो एज अ ग्रेड ऑफिसर, ठीक है, और जब कोई नया ऑफिसर लगता है, जैसे आपको तो लगभग 2 साल हो गए हैं, तो मतलब कोई नया ऑफिसर लगता है तो उनका पैकेज बेसिकली कितना होता है ऑन एन एवरेज, कितना पैकेज अगर हम बात अगर हम ऐसे कॉस्ट टू कंपनी देखें सीटीसी तो 14 लाख के 14-15 लाख के आसपास हो जाता है, 15 होगा। बाकी और बहुत एक मेन चीज़ होती है, हाँ, इतना डिसेंट सैलरी मिलती है कि आपका सर्वाइवल अच्छे से हो जाएगा, आपको कोई वो नहीं होगी। क्वार्टर्स नाबार्ड देता है। अच्छा, हाँ, ये तो बढ़िया फैसिलिटी हाँ, नाबार्ड क्वार्टर्स देता है, जो भी फिर सैलरी मिलती है, और जनरली स्टेट कैपिटल्स में होता है ऑफिस, तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब सारी एमिनिटीज उधर होती हैं। अच्छा, वो तो ठीक है अनमोल, लेकिन बच्चे जैसे बहुत जानना चाहते हैं कि इन हैंड कितना, मतलब बेसिकली जैसे आपको मिल जाता है, इन हैंड कितना मिल जाता है, ग्रॉस आप लोग का कितना होता है? अगर इन हैंड वही 70-75 की रेंज में आ जाता है, रेंज के में आ जाता है, बढ़िया। और पर्क्स वगैरह वैसे क्या क्या होता है? पेट्रोल वगैरह का मिलता होगा आप लोग को? पेट्रोल बैंक में मिलता है, वही पेट्रोल, अच्छा, कुछ अलाउंस पर्क्स सारे जैसे बैंक में होता है, पेट्रोल अलाउंस सारे वो लगभग सेम है। हाँ, ठीक है, अच्छा। जैसे आपने बताया कि आप लोग को क्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं ना, तो हर जगह मतलब है? हर जगह, ज़्यादातर जगह पे है, मुंबई में भी है। मतलब अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे गाइस इसमें अनमोल ने मुझे बताई, मुझे ध्यान था कि जब भी आपकी पोस्टिंग होती है वो हमेशा स्टेट कैपिटल्स में होती है, तो ये चीज़ बहुत ही जॉब की अच्छी पार्ट है, क्योंकि हमेशा आप सिटी में आपकी पोस्टिंग मिली। वो पार्ट आपकी पोस्टिंग डीडीएम एज ए डीडीएम होती है, वो डिस्ट्रिक्ट में होती है, पर वो ये अच्छा होता है उसमें कि आपके जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होता है उसके आसपास मिल जाता है वो। तो वो कितने साल बाद होता है? जैसे आप जैसे अभी मैं ग्रेड ए हूँ, जब ग्रेड ए बी बन जाऊंगा उसके 1-2 साल बाद डीडीएम भेज देता है। अच्छा, तो ग्रेड ए मतलब कुछ पार्ट नहीं होता है जब आपके करियर के। तो आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हो कितने साल के लिए? लगभग 4-5 साल के लिए, ठीक है, वरना जनरली आपकी स्टार्टिंग में तो स्टेट कैपिटल में ही जॉब लगती है, उसके बाद फिर कभी वापस डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, फिर हमेशा स्टेट कैपिटल में होगी या फिर एचओ होगी मुंबई। अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओके, सो अनमोल से हमने काफ़ी बातें कर ली, और अनमोल आपके बारे में जान के मतलब बहुत अच्छा लगा, और इतनी चीज़ें पता चली कि जैसे यूपीएससी बैकग्राउंड होने से क्या फ़ायदा होता है, प्लस इसके बारे में, प्लस नाबार्ड में पोस्टिंग्स कहाँ होती हैं, कैपिटल में सैलरी, पर्क्स, सब कुछ हमने जान लिया। अब नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर या फिर जो हमारे अनमोल हैं, अनमोल से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा लास्ट में, और बेसिकली पूछना क्या मैं चाहता हूँ कि अनमोल आप ही जो है बच्चों को एक मैसेज दो। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे देख रहे हैं वो तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या मतलब होना चाहिए कि ऐसा कुछ उनको बताओ कि वो पहली बार तो डिमोटिवेटेड कभी फील करते हैं, प्लस एक चीज़ और इसमें जैसे मान लो बैंकिंग के साथ साथ वो तैयारी क्या साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इस पर अगर आप कुछ उनको मैसेज देना चाहो तो बच्चों को। तो मैं ये बोलूँगा कि जर्नी क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होती है, ये सारे एग्जाम्स निकालना एक ईजी टास्क नहीं है, तो जनरली कभी कभी लोगों को लगता है कि डिमोटिवेशन आ जाता है, जैसे आपको भी आया होगा, जैसे आपको भी आया था। मतलब अपने अगर फेलियर्स के बारे में इनको बताओ तो इनको लगेगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम के फेल होने के बाद ही मेरा निकला है नाबार्ड। अच्छा। पहले मैंने 2 बार मीन्स दिया यूपीएससी का, तो मेरा वो नहीं, वहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने नाबार्ड का भी एक बार इंटरव्यू दिया था, सेबी का भी इंटरव्यू दिया, आरबीआई के मेंस दिए, मतलब बहुत सारे एग्जाम दिए, पर लास्ट में फिर नाबार्ड 19 में मेरा हो गया। तो मैं यही बोलूँगा सारे व्यूअर्स को कि गिव अप नहीं करना है, मतलब लगे रहना है, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी इज द की, बहुत मैटर करती है इसमें ना। ठीक है, तो गाइस फिर यहाँ पे रैप अप करते हैं, और अनमोल से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप लोग को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा। बाकी मैं अनमोल के सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डाल दूंगा, अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी होगी तो अनमोल शायद आंसर कर देगा वहाँ पे। और बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।